सियासी मुद्दे पर हम खास चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास 3 मेहमान जुड़ गए। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता अमित तिवारी जी जुड़े हैं, आपका मैं स्वागत करना चाहूंगी सर। इसके अलावा मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जावेद अंसारी जी भी जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत करेंगे। और साथ ही साथ मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार जी जुड़ गए। तो आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे पहले पोद्दार साहब, आपसे मैं समझने की कोशिश करूंगी, जिस तरीके से जावेद अंसारी जी ये कह रहे हैं कि दरअसल जो जरूरी चीजें उन पर ध्यान नहीं दिया गया, इलीगल तरीके से चीजों को जो है थोपने का काम किया जा रहा है, एम्फसाइज जो है काइंड ऑफ ये कहना चाह रहे हैं किया जा रहा है। कैसे आप इसको समझाएंगे सर, कैसे रेक्टिफाई कीजिएगा जावेद अंसारी जी के बयान को? देखिए लता जी, आपको मैं एक चीज बताऊं, जिस तरीके से अभी हमारे यहाँ चर्चा हो रही है, अभी मेरे हिसाब से जितनी मेरी जानकारी है, केंद्र सरकार ने अभी कोई मसौदा लोगों के सामने नहीं रखा है। केवल विधि आयोग ने एक लोगों से सुझाव मांगे हैं, और वो शायद मेरी जानकारी हो सकता है गलत हो, लेकिन अगर गलत है तो आप ठीक कर दीजिएगा। मेरा ये मानना है कि अभी मेरे हिसाब से विधि आयोग ने केवल सुझाव मांगे हैं। विधि आयोग के पास सुझाव आएंगे, उस आधार पे विधि आयोग निर्धारित करेगा कि यूसीसी आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आए तो किस प्रारूप में आए, क्या ड्राफ्टिंग हो, कैसे हो, क्या नहीं हो। ये चीजें जो है मेरे हिसाब से अभी भविष्य के गर्भ के अंदर है। लेकिन इसका जैसे ही यूसीसी की बात आती है, वैसे ही एकाएक एक वर्ग, आप ये मान के चलिए, जब विरोध में खड़ा होता है तो कहीं ना कहीं मनसा पे सवाल उठता है। और वो मनसा पे सवाल क्यों उठता है? देखिए ऐसा है लता जी, अगर हम इस बात में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको विस्तार में बात करनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से हमारे यहाँ लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के अंदर जो जनता की आवाज होती है वो ही सबसे बड़ी, आप ये मान के चलिए, वो एक तरह की परमात्मा की आवाज होती है। और जनता की आवाज आपने चाहे 370 पे देखी हो, चाहे यूसीसी पे देखी हो, और आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी भी, आप ये मान के चलिए, किंतु परंतु के साथ अगर यूसीसी की बात कर रही है, स्वीकार्य कर रही है उसको, तो आप मान के चलिए कि वो जनता के सेंटिमेंट्स को समझ रही है। और यहाँ पे देखिए, सीधी बात आपको मैं बताऊं, जो वर्ग इसका विरोध भी कर रहा है, आज मैं कुछ चीजों बिंदुओं के ऊपर आपकी रोशनी डालना चाहता हूं लता जी, ध्यान से सुनिएगा कि जो वर्ग विरोध कर रहा है, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई कि जैसे मैं बात कर रहा हूं अल्पसंख्यकों की या विशेषकर मुसलमानों की, बाकी का तो सारा का सारा, सिख हो या जैन हो चाहे बौद्ध हो, ये सारे के सारे इस चीज से बाहर है। लेकिन जो पर्सनल लॉ जो मुसलमानों के अंदर एक लगा हुआ है, उसको आप इनडायरेक्ट में ये कह सकते हैं कि वो एक तरह का समझ लीजिए एक तथा कथित सरिया कानून है। अब सरिया कानून के अंदर मेरे को यह चीज समझ में नहीं आई, जब सन 1947 के अंदर देश का एक 50 के अंदर देश का एक संविधान लागू हुआ, उस टाइम जो सरिया के जो क्रिमिनल कानून थे, वो सरिया से हटा करके वो संवैधानिक कानून हो गए। उसके लिए इस्लाम खतरे में नहीं आया, उसके लिए किसी वर्ग की भावनाएं आहत नहीं हुई, वो कुरान के खिलाफ नहीं गई, वो अल्लाह के खिलाफ नहीं गई, वो किसी चीज के खिलाफ नहीं गई। मेरी बात समझना आप कि सरिया के अंदर जो अपराध है, अपराध के भी कानून अलग अलग है, लेकिन हमारे यहाँ संविधान के अंदर उनकी सजाएं और उनका विवरण अलग अलग है। तो वो तो हम मान लेंगे, लेकिन जिस तरीके से विवाह कानून है वो हम नहीं मानेंगे, या जो वसीयत कानून है वो हम नहीं मानेंगे। वसीयत हमारे को अलग चाहिए, विवाह हमारे को अलग चाहिए, गोद लेने का हमारे को कानून अलग चाहिए हमारे को, और बहुत सारी जो चीजें हैं वो हमारे को अपना एक विशेष, जिसको कहते हैं हमारे को एक विशेष वर्ग के रूप में हमें प्रदर्शित करे। हमें चाहे उसके अंदर चाहे हलाला भी हो, चाहे 3 तलाक के ऊपर तो खैर सरकार ने एक बहुत कठिन समझ लीजिए कड़ा फैसला लेकर के और उसको सीधा कर दिया। लेकिन यहाँ पे बाकी की जो चीजें हैं वो हम इस्लाम के हिसाब से मानेंगे, लेकिन जो चीजें हमें सुविधा करती हैं वो हम बिना इस्लाम के भी मान लेंगे। तो ये मेरे हिसाब से फिर इनको ये कहना चाहिए कि भाई हमारे को आपराधिक जो कानून है वो भी सरिया के हिसाब से कर दीजिए, तब तो मैं मानूंगा कि ये कुरान की पूरी बातों को मान रहे हैं, या ये जावेद जी जवाब दीजिए कि मैं आपके पास आऊंगी इसके बाद। वसल्लम की पूरी बातों का अनुसरण कर रहे हैं, तब तो मैं मानूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, खारा खारा थूथूर मीठा मीठा गप गप। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं चाहे कोई राजनीतिक पार्टियां हो और चाहे कोई भी हो, मेरे हिसाब से जो देश के लिए जरूरी है, कालांतर में हमारे जो नीति नियंता है उन्होंने कुछ गलतियां करी, उनकी सुधार अब हो रहा है।
चाहे वो 370 के रूप में ले लीजिए, चाहे राम मंदिर के रूप में ले लीजिए, चाहे और जो हमारे यहाँ जो भी अभी तक जो समस्याएं थी उनके बारे में इस टाइम अगर मान लीजिए उनका सुधार कार्यक्रम चल रहा है या उसके अंदर एक रिपेयरिंग का काम चल रहा है, तो मेरे हिसाब से कार्यक्रम जारी रहना चाहिए। पोद्दार साहब, निरंजन पोद्दार जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से हालांकि यूसीसी को लेकर लगातार बयानबाजी चल रही है, बीजेपी ये कह रही है कि हम जनता के हित में लाएं, हालांकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो संवैधानिक तौर पर जो कानून की बात चल रही है, लगता है जरूरी होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अल्पसंख्यक को लेकर लगातार राजनीति होती है कि इन्हें दरअसल गर्त में डालने का काम किया जा रहा है, इन्हें दबाने का काम किया जा रहा है। लेकिन अगर यूसीसी आता है और सारे कानूनों को अगर हम भूल जाएं, अगर यूसीसी आता है, तो वाकई में नहीं लगता कि ये जो समुदाय है ये इससे ही समुदाय आगे बढ़ेगा, बराबरी का दर्जा उन्हें मिलेगा, समानता का अधिकार उन्हें मिलेगा। लड़कियां जो है, लड़कियां विशेष तौर पर वो सोच पाएंगी कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी कानून है, जो देश का कानून सबके लिए एक है, उनके लिए वो कानून है। देखिए लता जी, पहली बात तो मैं बताऊं, अगर मेरे विचार की बात पूछेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉमन सिविल कोड है या जो समान नागरिक संहिता जो कानून है, ये मुझे नहीं लगता कि इतना आसान मुद्दा है, क्योंकि ये मुद्दा केवल मुसलमानों से ही नहीं जुड़ा हुआ है। इस मुद्दे के अंदर बहुत सारे हमारे यहाँ जातियां हैं, बहुत सारे वर्ग हैं और बहुत सारे हमारे यहाँ कई समझ लीजिए आदिवासी कबीले भी हैं, जहां पे उनके अपने कुछ नियम सिद्धांत और कुछ अपने उनके सिस्टम होते हैं। तो देखिए, इसका मेरे हिसाब से सरकार को अभी इसके ऊपर बहुत अध्ययन और बहुत गुणा भाग करना पड़ेगा और उसके बाद में सरकार इसके ऊपर कुछ लेके आएगी। लेकिन अगर मेरे हिसाब से यूसीसी लेके आया जाए तो निश्चित रूप से देखिए लता जी, यहाँ पे हर एक व्यक्ति को ये लगेगा कि मैं भारत का नागरिक हूं और मैं सबके समान हूं। आज की स्थिति के अंदर क्या है, देखिए, किसी को बात प्रिय लगे या किसी को अप्रिय लगे, आज मुझे एक बात बताइए, ये भारत देश ही है, यानी कि हमारा देश कह रहा था लता जी कि हिंदुस्तान पूरे विश्व के अंदर एक बिरला ऐसा देश है जहां की 80% 75% यानी कि जो बहुसंख्यक आबादी है वो ये कहते हैं कि जी हमारे को बाकी जो 25% या 20% लोग हैं, हमारे को उनके समान अधिकार दे दो। यानी कि आज आप अगर भारत को छोड़ करके किसी भी देश में देखेंगे तो वहां अल्पसंख्यक जो होते हैं, यानी कि जो माइनॉरिटीज होती है, वो ये कहते हैं कि हमें बहुसंख्यकों के बराबर का अधिकार हमें चाहिए। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पे बहुसंख्यक ये कहते हैं कि भाई हमें अल्पसंख्यकों के बराबर का अधिकार दे दो, या तो उनके कानून को बदल दो या हमारे कानून को बदल करके उनकी तरह हमें इजाजत दे दो। तो देखिए कितनी बड़ी विडंबना। और रही बात, अगर कांग्रेस को लगता है कि भाई यूसीसी भारतीय जनता पार्टी गलत लेकर के आ रही है, तो मैं तो एक निवेदन और करूंगा कि जनता जनार्दन पे छोड़ दीजिए, 2024 का जो चुनाव है वो यूसीसी पे करवा लीजिए। अगर लता जी 10 सेकंड, हर चीज के अंदर देखिए दूसरे के ऊपर बोलना जो है ना, मेरे हिसाब से कोई बहादुरी या कोई बहुत बड़ी विद्वता नहीं होती है। विद्वता तब होती है जब तर्क वितर्क के आधार पर जवाब दिया जाए, तर्क वितर्क सामने वाले की शांति से सुनी जाए। अगर बकवास करनी है तो मैं इनसे ज्यादा बकवास कर सकता हूं, ये भी मैं आपको बता दूं सर। लेकिन फिलहाल आपने मेहमान का बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। अमित तिवारी जी आपका बहुत शुक्रिया, जावेद जी आपका बहुत शुक्रिया और पोद्दार जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो जिस